अच्छा जी, कल हमने डिस्कस किया था डिमांड को और हमने यहाँ तक ये जो स्क्रीन शो हो रही है आपको, हमने डिस्कस यहाँ तक किया था कि द वेरिएबल्स दैट इन्फ्लुएंस और दैट अफेक्ट द बायर और द डिमांड। ठीक है। अच्छा, और आज अगर मैंने आपको कहा था कि आपने इस चैप्टर को देख लीजिएगा, इसमें जो स्लाइड 18 है, इट इज अबाउट द एक्टिव लर्निंग। इसमें उन्होंने एग्जांपल के जरिए समझाया है कि अगर आईपॉड की बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं तो उसका डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। और उसमें मतलब यानी ये चीज देखनी है कि वेदर द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दी सप्ली और सब्स्टिट्यूट गुड्स। आज जो हम जहां से स्टार्ट करने लगे हैं, इट इज अबाउट द सप्लाई। इट इज अबाउट द सप्लाई। अब सप्लाई बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द सेलर्स। सप्लाई जो है बेसिकली इट comes from the behavior of the sellers, and just like the demand curve, just like जो demand हमने discuss किया था, the definition of the demand की definition क्या थी? The willingness to buy and ability to buy. Willingness to buy and ability to buy. Similarly, it is the willingness of the seller and ability of the seller. यानी उसकी कैपेबिलिटी भी हो और उसकी विलिंगनेस भी हो कि वो सप्लाई करना चाह रहा है किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर और पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर। यानी सेम जो डेफिनेशन है डिमांड के हवाले से, सेम उसी तरीके से डेफिनेशन है हमारे पास सप्लाई के हवाले से। इट इज अ विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सप्लायर एंड एबिलिटी टू सेल एंड और एबिलिटी टू सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस एंड इन द पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। नाउ द नेक्स्ट concept that comes, it is the quantity supplied and law of supply. Quantity supplied is similar as we discussed the quantity demanded. Okay, as the name or this word indicates, quantity supplied, इसका मतलब वही आ गया कि कितनी क्वांटिटीज जो है जो प्रोड्यूसर है वो सेल करना चाह रहा है प्राइस के ऊपर। ठीक है, और ये भी उसकी विलिंगनेस के हवाले से आ गया। अब इसमें अगला जो आ गया है वो है लॉ ऑफ सप्लाई। अब देखें कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग द अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और गुड इंक्रीजेस, its quantity supplied increases. If price decreases, its quantity supplied decreases, keeping the other factors constant. यहाँ पर यह है कि तो the relationship जो है between quantity supplied and price is a direct relationship or a positive relationship. This shows कि both variables are moving in the same direction. यानी लेकिन यहाँ पर एक बात मैं फिर जरा क्लियर कर दूं कि क्वांटिटी जो सप्लाइड है इट इज डिपेंडिंग ऑन प्राइस, नॉर प्राइस इज डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। अभी पिछला आपका जो सेशन था, पिछले जो आपकी क्लास अभी मेरे साथ शायद सेशन आपका शायद सेशन ए है या बी है, जो भी सेशन मेरे साथ जिसकी क्लास अभी हो रही थी वो मतलब उसमें पूछ रहा था स्टूडेंट के जी के भाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप क्या है। तो मैं उसको ये बता रहा था कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, नीदर नॉट द प्राइस इज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड। सो क्वांटिटी सप्लाइड विल अफेक्ट ओनली इफ प्राइस चेंजेस। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम होगी। नाउ वी हैव दिस सप्लाई स्केड्यूल। वी हैव अ सप्लाई स्केड्यूल। अब सप्लाई स्केड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ये वही एग्जांपल है डिमांड वाली। अब देखेंगे प्राइस ऑफ अ लेटे यानी जीरो अगर प्राइस है तो जीरो प्राइस के ऊपर इट इज नॉट viable or it is not profitable for the supplier to supply at this price because he cannot recover the cost of the production at this price. ठीक है, सिमिलरली जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अगला इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि दिस इज अ डायग्राम, अ पॉजिटिवली स्लोप डायग्राम।
This curve shows the relationship between price and the quantity supplied. अब देखें वर्टिकल एक्सिस के ऊपर प्राइस को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड को लिया, और इन दोनों को जब हमने मतलब पॉइंट्स के जरिए ज्वाइन कर लिया, वी गॉट अ कर्व व्हिच इज अ सप्लाई कर्व। अब अगली जो स्लाइड है उसमें वो बता रहा है मार्केट सप्लाई वर्सेस इंडिविजुअल सप्लाई। ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने कल डिस्कस किया था, मार्केट डिमांड वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड। अब इंस्टेड ऑफ द वन सप्लायर देयर आर टू सप्लायर्स, वन इज द स्टारबक्स एंड सेकंड इज द जेटर्स। अब ये दोनों जो है मार्केट के अंदर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं लेटे। अब देख रहे हैं, अब अगर आप देखें कि एट जीरो प्राइस नो सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई, क्योंकि जीरो पे उसकी कॉस्ट तो प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होनी। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है, मार्केट सप्लाई जो है वो भी बढ़ती जा रही है। सो दिस बेसिकली, अब इसमें देखें मार्केट सप्लाई का मतलब हमने अज्यूम किया है कि इन मार्केट देयर आर टू सप्लायर्स एंड बोथ आर सप्लाइंग लेटे एट डिफरेंट प्राइसेस। अब जैसे जैसे वो प्राइसेस के हवाले से हम देख रहे हैं वैसे वैसे जो है वो हमें कर्व हम बना रहे हैं। अब ये देखें, दिस इज अ मार्केट सप्लाई कर्व। दिस मार्केट सप्लाई कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट सप्लाई एंड द प्राइस। ठीक है, अब आप जरा ये जरा करें, ये दोनों जो डायग्राम्स मैंने अभी आपको एक तो सिंपल जो सप्लाई कर्व बनाई है और ये जो मार्केट सप्लाई कर्व, इन दोनों को जरा आप अभी जरा ड्रॉ करें और मुझे भेजें। अभी अभी बनाएं और मुझे भेजें इमीडिएटली। यू हैव 5 मिनट्स, ड्रॉ इट एंड सेंड इट टू मी। आप लोग ये डायग्राम साथ साथ बनाते रहें। अब हम आगे आ गए हैं on the next topic, it is about the supply curve shifters. Similarly, जिस तरह हमने demand curve shifters discuss किए थे उसी तरह से ये supply curve shifters हैं. So these supply curve shifters basically are responsible for bringing a shift in the supply curve when we apply the law of supply. Law of supply states that other things remaining the same, increase in the price is associated with increase in the quantity supplied and vice versa situation. So there are the factors other than the price, they have an effect on the supply, which may bring a shift, a rightward shift in the supply curve or a leftward shift in the supply curve. So these other things are basically the non-price determinants of the supply. So there are numbers of supply shifters. Here we will discuss only a few of them. So starting from the number one supply shifter is the input prices. और इसको हम कह सकते हैं कि हमारी जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस हैं या किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए उसके लिए जो हम प्राइस जो प्राइस हम पे करते हैं उसको हम नाम देते हैं किसका, इनपुट प्राइसेस का। अब इसमें देखें कि इन दिस एग्जांपल वो हमें इनपुट जो प्राइसेस हैं, देयर आर टू इनपुट प्राइसेस, वन इज एसोसिएटेड विद द लेबर एंड सेकंड विद द मटेरियल। यानी लेबर को हम जो पे करते हैं वो हम वेजेस पे करते हैं और प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल हमारे पास दूसरी इनपुट प्राइस आ गई। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें रॉ मटेरियल चीप मिलेगा, हमारी इनपुट प्राइसेस कम होंगी, तो क्या होगा कि सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर हमें रॉ मटेरियल जो है अगर हमें मतलब चीप नहीं अवेलेबल, वी हैव टू पे मोर फॉर द रॉ मटेरियल और वी हैव टू पे मोर फॉर द वेजेस। रिजल्ट क्या होगा कि सप्लाई विल अफेक्ट एंड सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सो द राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व इज ड्यू टू a decrease in the prices of the raw material and decrease in the wages, whereas the leftward or the inward shift is due to the increase in the wages and increase in the prices of the raw material. This has been shown with the help of this diagram, as this diagram is showing a shift in the supply curve because of change in the input prices. So in this example of the coffee, he says that suppose the price of the milk falls. When price of the milk falls, definitely quantity of the latte supply will increase to some extent. So this has been shown with the help of the red line, a rightward shift in the supply curve. So another supply shifter is the technology. Technology is a very important determinant of the supply. And because of the advancement of the technology, we can achieve the economies of the scale. Economies of the scale means we can produce the large quantities of a particular product. So technology, it also determines how much inputs are required to produce a unit of output.
And there are different advantages of the technology and there are also the disadvantages of the technology. So if the producer is employing a cost saving technology, so it definitely has an effect on the input prices. So resultantly supply curve will shift to the right. So if the supplier is adherent to the or is using the obsolete technology, this will not have an effect on his production. So certainly supply curve may not increase, it may shift to the left. So technology is another important determinant of the supply shift. So another important determinant that can bring a shift in the supply curve is the number of sellers. So it is a very obvious, if there is an increase in the number of sellers, definitely supply of a particular commodity will increase at each price level. And what is the result? What is the consequences? The consequences is the shift in the supply curve towards right. And similarly, if there is a decrease in the number of sellers, तो क्या होगा? Definitely quantity supply जो है वो कम हो जाएगी at each price level. So another supply shifter is the price expectation. Expectation is also an important determinant or is an important factor that may bring a shift in the supply curve. If a supplier is expecting that tomorrow price will decrease, तो क्या होगा? Today वो supply जो है वो अपनी बढ़ा देगा. Supply जो है वो right side पर shift कर देगी. And if he is expecting कि जी के prices जो हैं वो बढ़ जाएंगी फ्यूचर में, तो क्या होगा? वो होल्डिंग करेगा. यानी he will not supply the particular product present. He will hold or he will keep the stock of that particular commodity for future so that he can earn more profit on that product. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेंगी, तो क्या होगा? वो उसको स्टॉक कर लेगा, उसको मार्केट में नहीं लाएगा, एंड ही विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही कैन गेट मोर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और अगर उसको एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगी या टैक्सेस हो जाएंगे या कोई और किसी किस्म के इश्यूज आ जाएंगे, क्या होगा? वो क्या करेगा? वो जो सप्लाई को कम कर देगा. ठीक है. अब मैं आपके साथ, आप इसको जरा देखें, मैं आपके साथ अब अच्छा जी, अब हम देखें, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि सप्लाई शिफ्टर्स के हवाले से हमने इसमें एक्सपेक्टेशन तक जो हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन in bringing a shift in the supply curve. Expectation may bring a rightward shift in the supply curve and it may bring a leftward shift in the supply curve. ठीक है. अब ये जो रोल है एक्सपेक्टेशन का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आगे हम देखते हैं कि दिस इज अ समरी टेबल व्हिच इज गिवन, और इसमें वो बता रहा है कि जी के व्हाट आर द वेरिएबल्स दैट ब्रिंग अ चेंज इन द सप्लाई कर्व. सो प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल. दिस ओनली ब्रिंग्स a change in the supply curve through a movement along the curve, whereas the non-price determinants such as the input prices, technology, and number of sellers and expectations, these are the factors that may bring a shift in the supply curve. This shift may be a rightward shift and this may be a leftward shift in the supply curve. So आगे उसने जो है आगे सेक्शन के अंदर कुछ एक्टिविटीज दी हैं, कुछ उसने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी हैं जिसकी बेसिस के ऊपर वो बता रहा है कि सप्लाई में रियल लाइफ में किस तरीके से उसका इफेक्ट आता है. अब अगला जो हमारे पास जो इस वक्त हमने डिस्कस करना है, इट इज अबाउट द सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम और द मार्केट इक्विलिब्रियम. So before I proceed further, I would like to ask, can any one of you explain what is meant by equilibrium? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. नंबर वन थिंग हम देखें, इट इज अ कॉन्सेप्ट which we have already studied in the physics. It is a concept which we have studied in the chemistry. और अब हम इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं. देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि we have to define equilibrium before we are going to define what is market equilibrium. So there should be a clarity between equilibrium and the market equilibrium. We have to be very clear what is equilibrium and what is a market equilibrium. Equilibrium basically represents a balance between the two opposite forces. Equilibrium basically represents a balance between the two opposite forces, or it is a point where there is no
further tendency of change. It is a point where there is no further tendency of change. So it is a sort of resting point. It is a sort of resting point. एक resting point है, ठीक है, और एक ऐसा point है जहाँ पे कोई tendency, further tendency नहीं होती change के हवाले से, और similarly जो है it is a balance between the opposite forces आ गया. जी ज़हरा, तो similar देखें, वही मैंने बात की है कि we have to very clear कि what is equilibrium and then what is market equilibrium. Equilibrium जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि it is a resting point and it is a balance between the two opposite forces. Now we come to the market equilibrium. So market equilibrium, it is a concept which we are studying in the economics. और market के हवाले से कि we should be very clear कि what type of market we are studying. Whether it is a product or a goods market, जिसको हम कहते हैं commodity market, whether it is a money market, whether it is a capital market, whether it is a labor market, there are different types of markets in economics. हम तो सिर्फ जो चीता मार्केट्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए बेसिकली हम जो डिमांड और सप्लाई के हवाले से जो बात कर रहे हैं, हम कमोडिटी मार्केट की बात कर रहे हैं. तो इन बाय मार्केट इक्विलिब्रियम मींस द बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, और द बैलेंस बिटवीन जिसको हम कह सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, यानी एट अ पर्टिकुलर प्राइस जो कि हमें मिली है बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व. Because of the interaction of the demand and supply curve, we got a point that is the equilibrium point, and at this point both curves are equal. अब वो जो equal का मतलब ये हुआ कि at that price consumer or buyer is willing to buy and the supplier or seller is willing to sell at that price. So this is equilibrium. यानी क्या हुआ कि इंटरेक्शन जब हुई है डिमांड और सप्लाई कर्व में, उसके रिजल्ट में एक प्राइस सेटल हुई है, और वो प्राइस ऐसी सेटल हुई है जिसमें दोनों ऑपोजिट जो पार्टीज हैं वो मतलब अपने ही प्रोडक्ट को वो लेने को तैयार है और वो देने को तैयार है. सो म्यूचुअल आपस में उनका एक आप कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हो गया है. तो दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब देखें यहाँ पे पहले जो हमारे पास ग्राफ था उसमें इक्विलिब्रियम को बताया गया है, और दूसरा उसने अब डिस्कस किया है सेपरेटली what is equilibrium price and what is equilibrium quantity. So in this particular slide, we can see because of the interaction of the demand and supply, $3 is the equilibrium price that has been settled. $3 is the equilibrium price that has been settled, and at this price, the quantity which is demanded by the consumer and which is sold by the seller is 15 units या 15 उसके numbers कह सकते हैं. So this is the equilibrium price, and at this equilibrium price both parties are agreed on 15 numbers or 15 units of a commodity. So in the next slide there is an equilibrium quantity. So this is definitely the equilibrium quantity which is 15 at price 3. Consumer is willing to buy 15 and supplier is willing to sell 15 units of that commodity. ठीक है, अब देखें ये हमारे पास एक किस्म का इक्विलिब्रियम के हवाले से हमारे पास आ गई बात. ठीक है, अब हम डिस्कस करें. जी अपना 66 क्या सवाल है आपका? जी ज़हरा. सर आई थिंक इनके पहले के हैंड रेज हैं, उन्होंने अभी नहीं किए, पहले क्वेश्चन की उन्होंने किए. ओके हो गया. अच्छा जी, अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब दिस इक्विलिब्रियम विद टू एक्सट्रीम्स. नाउ बेसिकली वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ टू एक्सट्रीम्स, और ये जो एक्सट्रीम्स हैं उनको हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये जो इक्विलिब्रियम है डिस्टर्ब होता है, और फिर हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम को दोबारा से रेस्टोर कर लेते हैं. अब देखेंगे हमारी इस स्लाइड पे एक सिचुएशन है जिसको हम नाम दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दिस इज अ सिचुएशन व्हिच इज नोन एज एक्सेस सप्लाई, एंड दिस एक्सेस सप्लाई को हमने नाम दिया है सरप्लस का. और एक्सेस सप्लाई कैसे हमें मतलब एक्सेस सप्लाई के बारे में पता लगता है? हम कहते हैं कि व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन the quantity demanded, so the situation that will emerge is a surplus situation. अच्छा, अब सिचुएशन होती कैसे है?
देखिए हमारे पास जो पहली एग्जांपल थी उसमें हमने देखा कि वी हैव एन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ $3. वी हैव एन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ $3. So now for some reason, for any other reason, for the reason not known to us, the price has risen from $3 to $5. प्राइस बढ़ गई, 3 से 5 हो गई. अब देखें जब प्राइस बढ़ी है, so increase in a price is an attraction for the supplier, but it is not an attraction for the buyer क्योंकि he has to pay more for that product. तो क्या होगा कि जैसे ही प्राइस बढ़ी है, प्राइस के बढ़ने से क्या हुआ है, क्वांटिटी डिमांड हमने देखा वो कम होके 15 से कम होके 9 पर आ गई, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड 15 से बढ़कर 25 पर आ गई. इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में एक 16 जो लेटेस हैं उसका एक मतलब एक सरप्लस जो है वो क्रिएट हो गया. अच्छा अब देखें कि अब क्या तरीकाकार है कि सरप्लस जो है बेसिकली इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मार्केट, कोई भी मार्केट हो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है. तो अब क्या होगा, अब देखें इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, अब देखें क्या हुआ कि आप बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द सरप्लस क्या हुआ कि प्राइसेस स्टार्ट डिक्रीजिंग. अब प्राइस डिक्रीज हो गई है, 5 से 4 पर आ गई. अब देखें जब 5 से 4 पर आई है तब भी सरप्लस जो है एग्जिस्ट करता है, तब भी सरप्लस एग्जिस्ट करता है. हमने देखा कि प्राइस जब 5 से 4 पर आई तो क्वांटिटी डिमांड में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई में कुछ कमी हुई. और यहां तक कि अगली हम स्लाइड में देखते हैं कि प्राइसेस जो हैं कम होते होते वापस $3 पर आ गई. और रिजल्ट क्या हुआ कि प्राइसेस जो है हमारी प्राइसेस कंटिन्यू टू फॉल अंटिल द मार्केट रीचेस इक्विलिब्रियम. अब क्या हुआ कि होते होते प्राइसेस जो है वो E3 पर आई तो वापस हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गए. सो इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस जो था उसको हमने रिमूव किया विद द हेल्प ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्राइसेस. हमने प्राइसेस डाउनवर्ड प्राइसेस मूव हुई और मार्केट जो है वो क्लियर हो गई. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सरप्लस. दूसरा हमारे पास इसके अंदर जो है हम जो एक्सट्रीम डिस्कस करेंगे, इट इज ऑफ शॉर्टेज. ये हमारे पास क्या है जी, शॉर्टेज के हवाले से है. अब देखें शॉर्टेज को हम ऑलरेडी कहते हैं कि शॉर्टेज है, इट इज ऑलरेडी नोन एज एक्सेस डिमांड. अब ये क्या है कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन दी क्वांटिटी सप्लाइड. व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज greater than the quantity supplied. अब देखें क्या हुआ कि जब हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी, इनिशियली वी हैव अ प्राइस ऑफ $3. अब क्या हुआ, फॉर एनी रीजन नॉट नोन टू अस प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो गई है फ्रॉम 3 to $1. देखें जब प्राइसेस कम हुई हैं तो अट्रैक्शन किसके लिए है, अट्रैक्शन है बायर के लिए, जबकि सप्लायर के लिए अट्रैक्शन नहीं है. अच्छा अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइसेस there emerges a gap between demand and supply, and that gap is represented by 2 points जो कि नीचे डायग्राम में हम पॉइंट बता रहे हैं, और ये इस पॉइंट्स को नाम दे दिया शॉर्टेज का. अब क्या हुआ कि प्राइस जब $1 आई है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो 15 थी वो बढ़कर हो गई है 21, और क्वांटिटी जो सप्लाइड है जो 15 थी वो कम होकर 5 पर आ गई है. इसका मतलब अगेन 16 लेटे का शॉर्टेज क्रिएट हो गया. अच्छा अब इस शॉर्टेज को कैसे रिमूव किया जाए, अब एक सोल्यूशन ये है कि आप प्राइसेस को बढ़ा दें. लेकिन जैसे प्राइसेस को इंक्रीज किया, क्वांटिटी डिमांड कम होगी, उधर से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई. यहां तक कि प्राइसेस को बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ कि प्राइस रीचेस टू $3. तो क्या हुआ कि मार्केट क्लियर हो गई, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड 15 पर आकर सेटल हो गई और मार्केट जो है हमारे पास क्लियर हो गई. सो अब क्या हुआ, इसमें हम देखते हैं कि द रोल ऑफ प्राइसेस इज वेरी क्रूशियल. ठीक है, prices are flexible upward and prices are flexible downward, and because of the flexibility of the prices, market is in equilibrium. So if we face a situation of the surplus, prices are moving downward, and if we face a situation of the shortage, prices are moving upward. So prices are moving upward and prices are moving downward to bring the market into the equilibrium state or in the equilibrium condition. ठीक हो गया. यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझसे पूछिए.
जी फैसल, मार्केट की सिचुएशन है, इसके ऊपर एक एग्जांपल है मेरे पास, आई वुड लाइक टू कोट है। जी कोट करें प्लीज। सर एक वेबसाइट है एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर ईलो की वेबसाइट है, उसके ऊपर ये होता है कि उनके जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होती हैं, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं उसमें से अगर 50 का ऑर्डर है तो उनकी प्रोडक्शन 55 या 60 की होती है, ताकि जो स्पॉइलेज होती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो उनका ऑर्डर पूरा हो सके। तो जो बाकी चीजें बच जाती हैं वो जो कम प्राइसेस पे ना वो अपनी वेबसाइट पे या फिर फैसलाबाद में उनका है वो सेल कर देते हैं। तो उनका पिछले दिनों एक लेदर का बैग है लैपटॉप का, वो लगा हुआ था 3000 रुपीज का, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 8000 से 10000 तक की है। बट उन्होंने जब प्राइसेस उसकी कम की 3000 रुपीज में ऑफर किया तो वो विद इन 1 to 2 डेज उनकी जितनी भी क्वांटिटी पड़ी हुई थी वो सेल हो गई, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस कम होने की वजह से डिमांड ज्यादा हो गई, तो वो उनकी शॉर्टेज हो गई। जितनी क्वांटिटी बिल्कुल। उनके पास अवेलेबल थी और जितनी लोगों ने रिक्वायर की उतनी उनके पास थी नहीं, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पड़े, तो जो उनके पहले ऑर्डर्स थे वो उनको उन्होंने डिलीवर कर दिया। सेम द सिचुएशन इज वही जो 8 to 10,000 का मार्केट के अंदर अवेलेबल है, उसकी जो रियल एक्चुअल प्राइस था लेदर के जो लैपटॉप बैग की, वहां पे एक्सेसिव क्वांटिटी पड़ी हुई है, बट उसकी जो प्राइस ज्यादा है इसलिए वहां पे स्टॉक पड़ा हुआ है। चूंकि लोगों की डिमांड कम है, उनकी उसकी प्राइस एक्सेसिव होने की वजह से इसलिए वहां पे सरप्लस है। और इस रिस्पेक्टिव मार्केट के अंदर जो ऑनलाइन या उनकी फैसलाबाद में मार्केट है, वहां पे प्राइस कम होने की वजह से शॉर्टेज की सिचुएशन है। जी ठीक हो, बिल्कुल। देखें वही बात जो अभी कह रहे हैं, अब देखें 3000 पे बोथ पार्टीज आर विलिंग, मतलब बायर इज विलिंग टू बाय एंड सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई एट दैट प्राइस। मे बी इन्वेंट्रीज पाइल अप हो गई हो, मतलब पिछले साल की इन्वेंट्रीज हो, वो मतलब इन्वेंट्रीज को मतलब उसको खत्म करना चाह रहे हो कि जी अपना स्टॉक को खत्म करना चाहते हैं। तो देखते हैं जनरली हम देखते हैं कि सेल हो जाती है, जब सेल लगती है तो जितने आप देखें कि जितने बड़े ब्रांड्स हैं, तो लास्ट ईयर के जो भी अपना गारमेंट्स वगैरह होंगे, तो जैसे ही अब ये सीजन स्टार्ट हुआ है तो फौरन से पहले पिछले साल के कपड़े जो हैं वो सेल पर लग जाएंगे, और जो न्यू अराइवल्स होंगे उस पर सेल नहीं लगेगी। तो दिस इज सेम इज द एग्जांपल ओमान का। अच्छा, ओमान एक्सपेक्टेशन के हवाले से देखें हमें जो मीडिया और थ्रू हमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और जो मार्केट कंडीशंस है उससे हमें पता लगता रहता है कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, ठीक है। और समटाइम्स जो है हम कुछ आर्टिफिशियल तौर पर शॉर्टेज क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से भी एक्सपेक्टेशन होती है कि प्राइसेस जो हैं बढ़ेंगी, ठीक है। तो सप्लायर के हवाले से उसको मार्केट कंडीशंस का पता होता है और वो वेल अवेयर होता है, हमसे ज्यादा वेल अवेयर होता है मार्केट के हवाले से, तो लिहाजा ही नोज के एक्सपेक्टेशंस क्या है। देखिए समटाइम्स गवर्नमेंट ऐलान करती है जी कि 15 दिन के बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई अब ये है कि आप जो इस वक्त आपकी सप्लाई है उसको जरा आप कर्टेल कर लें ताकि 15 दिन के बाद आप ज्यादा प्राइस पे उसको सेल कर सकें। जैसे आटे की एग्जांपल देखें, आप चीनी की एग्जांपल देखें कि ये अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसका मतलब जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल थे दे वर एक्सपेक्टिंग कि प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टॉक जो था उसको होल्डिंग शुरू कर दी। तो दिस इज अबाउट द एक्सपेक्टेशन।